जय हिंद। स्वागत है आपका वर्चुअल सर के इस टैली के सीरीज़ में। इस टैली के सीरीज़ में आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 7 के बारे में। चैप्टर 7 हमारा होगा व्हाट इज़ जीएसटी, यानी जीएसटी क्या होता है। जीएसटी को हम लोग इस वीडियो में पूरे अच्छी तरह से समझेंगे। जीएसटी क्या होता है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, या उसको कैसे हम लोग जीएसटी पे करते हैं, तो सारे कुछ के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी की कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें। आपको जीएसटी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बता देता हूं कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। उससे पहले वैट था, VAT, जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अब जबकि वैट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, तो ख़त्म हो चुका है, उसके जगह पर ही जीएसटी आया हुआ है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं उलझेंगे, तो हम इसमें जानते हैं जीएसटी के बारे में। डिफिनीशन ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें गुड्स का मतलब होता है माल या सामान, और सर्विस का मतलब होता है सेवा। अब गुड्स और सर्विस में क्या अंतर होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। अर्थात गवर्नमेंट द्वारा किसी भी प्रकार के माल या किसी भी प्रकार की सर्विस पर लगाए गए टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के नाम से जाना जाता है। अब जीएसटी कब लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है और किस पर लगता है, इसको समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको एक एक टॉपिक उठाएंगे और सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। अब जानते हैं इसमें एक पहला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी किस बिजनेस पर कैसा हमारा जीएसटी लगेगा। तो हम टाइप्स ऑफ बिजनेस जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। व्यापार के प्रकार जानते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिजनेस कितने प्रकार के होता है, यानी होते हैं, अर्थात नेचर ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस केवल दो ही प्रकार के होते हैं, दो ही तरह के होते हैं। पहला होता है बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। पहला क्या होता है, बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, जिसमें किसी भी तरह का माल खरीदा या बेचा जाता हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप जिसमें फ्रिज, एक टीवी को खरीदा और बेचा जाता है, जैसे मोबाइल की शॉप जिसमें मोबाइल को खरीदा बेचा जाता है। ये सब परचेज एंड सेल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को प्रॉफिट कमाने के लिए और बेचने के लिए खरीदा जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग, जिसमें किसी भी तरह की सेवा का आदान प्रदान होता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज, टेलीफोन रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज, आइटम रिपेयरिंग, होटल सर्विसेज, रेस्टोरेंट। ये सभी सर्विसेज की कैटेगरी है, जिसमें ना ही कोई माल खरीदा जाता है और ना ही बेचा जाता है, बल्कि किसी तरह की सर्विस दी जाती है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। जैसे कि आप बाल कटवाने जाएंगे तो आप उसको पैसे दे रहे हैं, वह पैसे आप दे रहे हैं और वो आपका बाल काट रहा है, ना कि आपको उसके पैसे के बदले में आपको कुछ सामान प्रोवाइड करा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो अपना सेवा प्रदान कर रहा है, सर्विस प्रदान कर रहा है। तो ये आ जाएगा आपका दूसरे कैटेगरी में, बिजनेस के दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, हम लोग जान लिए दोनों बिजनेस के बारे में कि जो गुड्स पे एक वर्क करता है, दूसरा हमारा सर्विस पे वर्क करता है। ये तो हो गई टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है कि हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब समझते हैं कि जीएसटी पंजीकरण के लिए कौन अनिवार्य है, किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अब गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जिनकी एक साल की सेल्स, जिनको टर्नओवर भी बोलते हैं, जिनका एक साल का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होता है, यानी एक साल में 40 लाख से ज़्यादा माल बेचते हैं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। वैसे ही और जो एक साल में 20 लाख से ज़्यादा की सर्विसेज देते हैं, यानी मान लीजिए एक साल में 20 लाख से ज़्यादा का मोबाइल रिचार्ज कर देते हैं, या एक साल में 20 लाख से ज़्यादा का बाल काट देते हैं, एक साल में 20 लाख से ज़्यादा वो पार्लर का काम करते हैं, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अब अगर किसी का टर्नओवर 40 लाख से कम है और सर्विसेज का टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो भी फर्म को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, उनको जीएसटी को पूरा लेन देन रखना पड़ता है। इसी के लिए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो जीएसटी रजिस्टर्ड करवा लेता है तो उसको टाइम पर जीएसटी उसमें अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, जिसको जीएसटी को पूरा देख रेख करता है, उसमें लेन देन को रिकॉर्ड करता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या पंजीकरण, क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, तो वो भी जान लेते हैं। जिसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है उनको दिए गए डॉक्यूमेंट के साथ gst.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें कि आपको आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, नेक्स्ट आपको पैन कार्ड ऑफ एप्लीकेंट, तीसरा है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ एप्लीकेंट, चौथा है बैंक अकाउंट फ्रंट पेज ऑफ एप्लीकेंट बैंक अकाउंट, पांचवा है आपका वैलिड मोबाइल नंबर, छठा है आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, उस जिस बिजनेस में को आप जीएसटी में इंक्लूड कराना चाहते हैं, जीएसटी उसका बनवाना चाहते हैं, तो उसका बिजनेस का एड्रेस होना चाहिए जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, या अगर आपका है तो आपका इफ शॉप ऑन रेंट यानी रेंट पर होना चाहिए, रेंट पर होगा तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब फर्म का नेम यानी कंपनी का जो नेम होगा उसको रहना चाहिए। तो इतने तरीके से इतना दस्तावेज रखकर आप अपने बिजनेस को, अपने फर्म को आप जीएसटी में इंक्लूड करा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग एक या दो डॉक्यूमेंट की और ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि आप अलग अलग सिटी में अलग अलग स्टेट में अलग अलग डॉक्यूमेंट की, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अप्लाई करने के बाद 3 से 5 दिन में एक नंबर मिलता है जिसमें GSTIN नंबर होता है, यानी GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसे GSTIN नंबर भी कहते हैं। ओके, अभी समझ लेते हैं GSTIN नंबर क्या है। तो इसका फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया कि GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसमें टोटल 15 डिजिट का होता है, जो आपको सामने दिख रहा है इसमें क्या है, ये 15 डिजिट के टोटल GSTIN नंबर होते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, पहला आपका 2 डिजिट जो होता है स्टेट कोड होता है। अब जिस भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मेरा अगर GST नंबर है तो वो है 09 है, 09 से वो पहला 2 डिजिट है वो स्टार्ट है 09 से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 10 डिजिट जो होगा आपका पैन कार्ड पे जो नंबर होगा वही आपका 10 डिजिट का होगा। ओके, नेक्स्ट 1 डिजिट जो होता है पैन कार्ड के 4 में से कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर होता है। ठीक है, पैन में जो नंबर्स होते हैं ना उसमें से एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। नेक्स्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट जेड ही होता है, सबका ही लगभग जेड होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट 1 डिजिट जो होता है रैंडमली कुछ भी हो सकता है, A to Z कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ GST रेट्स। अब GST रेट्स के बारे में भी समझ लेते हैं कि रेट्स कैसे होते हैं। तो रेट्स जो अभी लगता है वो होता है 0% यानी बिल्कुल नॉन GST में आता है। नेक्स्ट होता है 5% GST लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 12%, 18% एंड 28%। तो अब जान लेते हैं कि किस किस प्रोडक्ट पे हमारा 0% लगता है। दूध हो गया, काजल हो गया, एग हो गया, एजुकेशन, ऐसे ही आप इसको वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हैं। ये आपका 0% है। और भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ इसमें मैंने इंक्लूड कराया है। ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल, ये सॉल्ट हो गया, फूल झाड़ू हो गया, ये सब आपके 0% GST में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि 5% के कैटेगरी में कौन से आते हैं, जैसे चीनी हो गया आपका, पैक्ड पनीर हो गया, चाय पत्ती हो गया, कोल हो गया, ये सब आपके किस में आएंगे, फुटवियर हो गया 500 रुपये से कम, ये सब आपके 5% वाले टैक्स में GST में आएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 12% में बटर आ जाएगा, कंप्यूटर्स आ जाएंगे, घी आ जाएगा, प्रोसेस्ड फूड आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, बहुत सारे चीज़ इसमें 12% में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, इस वीडियो को रोक कर आप ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 28% में स्मॉल कार्स आ जाएंगी, कार्स खरीदने जाएंगे तो उस पर 28% उस पर सेस लगता है। अब सेस को भी समझेंगे हम लोग, ठीक है, कितना कैसे सेस लगता है उस पर। मोटरसाइकिल खरीदने जाएंगे, बड़ी बढ़िया AC पर, फ्रिज पर, इस पर आपको लग्जरी आइटम्स पर ये 28% का टैक्स लगता है। तो ये चीज़ हम लोग जान लिए कि GST, यहाँ पर मैंने केवल कुछ ही आइटम के उदाहरण दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर सरकार के नियमों के मुताबिक दिए गए 5 टैक्स रेट, जो 5 टैक्स रेट मैंने बताया पिछले स्लाइड में, तो उस टैक्स रेट में से कोई भी टैक्स लगता है। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि किस आइटम पर कितना टैक्स लगता है, क्योंकि जानती है कि करोड़ों आइटम्स हैं, हम रोज़ नया कुछ आइटम्स आ जाते हैं, तो इतना हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितना कौन से आइटम पर कितना टैक्स लगता है। हाँ, कुछ पर जान लीजिए, तो उसी अकॉर्डिंग से आप GST को
समझ सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स लगता है वो बिल पर लिखा हुआ होता है। दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप किन प्रोडक्ट्स की जीएसटी की दर जान पाओगे। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हाउ जीएसटी अप्लाई। आप जीएसटी को अप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे। जब भी कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड फॉर्म कोई भी माल खरीदती है तो टैक्स बिल में लग के आता है, उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। ये टैक्स आइटम के अनुसार 0%, 5%, 12%, 18% या फिर 28% होता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग आइटम पर अलग अलग टैक्स लगता है। अब जान लेते हैं कि परचेज में जो टैक्स लगा है वो एक तरह से सरकार के पास जमा होता है। परचेज में जो टैक्स लगा है वो एक तरह से सरकार के पास जमा होता है। हम सरकार से ये टैक्स वापस नहीं ले सकते, लेकिन कस्टमर से वापस इस टैक्स को ले सकते हैं। यानी सरकार से हम टैक्स वापस नहीं ले सकते, लेकिन कस्टमर से हम वापस टैक्स ले सकते हैं। इसको भी हम लोग डिटेल से समझते हैं अगले स्लाइड में। जैसे जब वापस उस खरीदे गए माल को हम बेचेंगे तब तो जो टैक्स बिल में हम लगाएंगे उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो सेल्स में हमने टैक्स लगाया है उससे हमारा वो टैक्स वापस कवर हो जाता है जो हमने परचेज करते वक्त सरकार को टैक्स पे किया था। लेकिन प्रॉफिट के टैक्स का हिस्सा हमें सरकार को देना पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने 100 रुपीज़ का एक आइटम खरीदा जिस पर 5% टैक्स है, यानी 5 रुपये। 100 रुपये पर 5% टैक्स लग रहा है, यानी 5 रुपये। तो टोटल बिल हमारा हो जाएगा 105 रुपीज़। ठीक है, 105 रुपीज़ का, और जो 5 रुपीज़ हमारा टैक्स लगा है उसे इनपुट टैक्स कहेंगे। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स हम समझ लेते हैं कि 100 रुपीज़ पर जो 5% टैक्स लगा है तो क्या हो गया, बढ़ के 105 रुपये हो गया। तो ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स हो गया। अब हम जानते हैं कि अब सभी व्यापार प्रॉफिट कमाने के लिए ही करते हैं। तो जो आइटम हमने 100 रुपीज़ का खरीदा था उसे 100 में तो बेचेंगे नहीं, उसे 110 रुपये में बेचेंगे, और 110 में बेचेंगे तो 110 रुपीज़ पर 5% टैक्स लगेगा, जो होता है 5 रुपये 50 पैसे। इसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। लगा कितना सर हमने खरीदा, तो 5% लगा। ठीक है, तो अभी भी 5% लग रहा है, लेकिन वो 105 रुपये हुआ। अब लेकिन हम 110 रुपये में बेच रहे हैं तो इस पर 5% लग रहा है, तो यानी 5 रुपये 50 पैसे इसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। अब हमने इस आइटम पर 5 रुपीज़ टैक्स पहले ही पे कर दिया जब हमने वो आइटम खरीदा, लेकिन कस्टमर से हमने 5 रुपये 50 पैसे टैक्स लिया, यानी 10 रुपीज़ प्रॉफिट का 5% टैक्स 50 पैसे। 10 रुपीज़ प्रॉफिट मैंने कमाया और उस पर 5% का टैक्स भी हुआ, यानी 50 पैसे हमको अतिरिक्त मिला है। इन पर सरकार का हक होता है और ये 50 पैसे हमें सरकार को पे करने पड़ते हैं। इसीलिए आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी खरीदारी करनी है तो उसका बिल ज़रूर बनवाना है। अगर आप बिल नहीं बनवाएंगे तो जो आपको बिजनेसमैन होगा जिससे भी आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको बिल नहीं बनाएगा तो उसमें इंक्लूड रहेगा नहीं, उसमें कोई प्रूफ रहेगा नहीं कि आपने कितना रेट में खरीदा है, तो उस पर आपको वो टैक्स बचा लेगा। इसी तरह से टैक्स की चोरी होती है। तो आप समझ गए इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स क्या होता है। अगर इसमें समझ नहीं आया तो अगले वीडियो को में बने रहिए। अब उसमें आपको धीरे धीरे मैं करवाऊँगा, जब टैली पर चलेंगे हम लोग लाइव चलेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे इसको। ठीक है, इतना तो आप मुझे विश्वास है कि इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इस तरह किसी भी आइटम पर जीएसटी टैक्स लगता है और इस तरह इनपुट और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जान लेते हैं हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस। अब इनवॉइस में कैसे जीएसटी को अप्लाई करते हैं। जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो बिल में जीएसटी लग के आता है और बेचते हैं तब जीएसटी लगाना पड़ता है। जीएसटी को 2 तरह से वसूला जाता है। अब वो 2 तरीके कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स। अब ये क्या होता है, जब भी कोई माल एक ही स्टेट से खरीदा जाता है या एक ही स्टेट में बेचा जाता है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और कोई आइटम मैंने उत्तर प्रदेश के ही किसी शहर से खरीदा और उत्तर प्रदेश के ही किसी शहर में बेच दिया, तो उस पर एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगता है। वो भी टैक्स रेट का 50-50%। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक मोबाइल जो 1000 रुपीज़ का है जिसकी टैक्स रेट 12% है, उसे मैंने उत्तर प्रदेश के ही किसी शहर में बेच दिया, तो इस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा। मोबाइल का वैल्यू है 1000 रुपये, एसजीएसटी इसमें क्या लगेगा, टोटल हमारा 12% है लेकिन 50% लगेगा, तो 12% का 50% 6%, जो कि हुआ 1000 का 60 रुपये, और सीजीएसटी भी लगेगा जो कि होगा 12% का
50%, यानी 6%, टोटल मिलके 12% होंगे। तो ये 60 रुपीज़ हो गए, आपको टोटल पे करने होंगे। मोबाइल का वैल्यू है 1000 रुपये, तो टोटल आपको पे करने होंगे 1120 रुपये। इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट जानते हैं कि सेकंड है हमारा IGST। ये इंटर स्टेट टैक्स होता है। अब इंटर स्टेट टैक्स से हम क्या समझते हैं, जब भी कोई माल किसी दूसरे स्टेट से खरीदा जाता हो या किसी दूसरे स्टेट में बेचा जाता हो, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और कोई आइटम मैंने पंजाब से खरीदा, तो IGST उस पर लगेगा, वो भी जितनी टैक्स रेट है उसका 100%। समझ में आ गया। तो इसको कैसे हमको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल जो 1000 रुपीज़ का है, जिसकी टैक्स रेट 12% है, 12% उस पर भी था, तो उससे मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं पंजाब के किसी कस्टमर को बेचा, तो उस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा। मोबाइल वैल्यू जो 1000 रुपये है उस पर IGST आपका 12% लगेगा। वहाँ पर CGST एंड SGST दोनों डिवाइड होकर 50-50%, वो भी 12% हो जाता था। तो इसमें केवल एक लगेगा आपका टैक्स, वो होता है IGST। ठीक है, 12% लगेगा। ये आपका 120 रुपीज़ हो जाएगा, तो टोटल आपका 1120 ही रुपये होगा। दोनों में वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन आपको IGST इसमें केवल एक लगेगा आपका टैक्स, उसमें आपका 2 टैक्स लगेगा, स्टेट टैक्स भी लगेगा और सेंट्रल टैक्स भी लगेगा। विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई भी माल खुद के ही स्टेट में खरीदा या खुद के ही स्टेट में बेच दिया जाता है, तो SGST प्लस CGST लगेगा 50-50%। और अगर किसी दूसरे स्टेट से खरीदा और अगर किसी दूसरे स्टेट में खरीदा और दूसरे स्टेट में बेच दिया, तो IGST लगेगा वो की 100%। ठीक है, यानी वो 50-50% होके 100% हो जाता था। ये केवल एक ही टैक्स लगेगा जो कि आपका 100% होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। अब GST रजिस्ट्रेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो GST में फॉर्म को 2 तरह से रजिस्टर्ड किया जा सकता है। पहला होता है कंपोजिशन फॉर्म। फॉर्म से आप समझेंगे कंपनी, कंपोजिशन फॉर्म एंड रेगुलर फॉर्म। तो अब समझते हैं कि अब इन दोनों फॉर्म में क्या फ़र्क है, ये हम अगले चैप्टर 8, ठीक है, मैं आपसे बोला हूँ कि मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें चैप्टर 8 जो हमारा होगा, डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड रेगुलर फॉर्म, इसमें देखेंगे है। ठीक है, अगर आपने बाकी के 6 चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसको आप पीछे जाकर या आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए जिनसे कि उनको भी नॉलेज हो जाए कि GST आखिर होता क्या है। देखिए GST नॉर्मल है, इसको लोग अच्छे ढंग से समझा नहीं पाते हैं या तो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको GST को समझ गए होंगे, क्या कौन कौन से GST होते हैं और कहाँ कहाँ GST आपका लगता है। सेम आपका वैट जो होता है कि वैट का अलग अलग स्टेट का अलग अलग वैट होता था, वैसे ही आप अलग स्टेट से आप खरीदारी करते, पहले आप अलग स्टेट से खरीदारी करते थे तो वहाँ पर आपको अलग अलग, जैसे पंजाब में खरीदे तो पंजाब का अलग टैक्स हो गया, यूपी का अलग टैक्स हो गया, दिल्ली का अलग टैक्स हो गया, अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्स होते थे, तो उसमें कन्फ्यूजन होता था। लेकिन GST आने से आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जिसको कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, और या तो आप उसे इस वीडियो को देखकर समझा सकते हैं कि किसी दूसरे स्टेट से खरीदेंगे तो केवल एक टैक्स लगेगा, वो होगा IGST। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए